ये बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है कि कम समय में कुछ काम की बात करनी है, और विशेष करके मैं देख रहा हूं कि सभागार में हमारे प्रिय विद्यार्थियों का समूह अच्छा आया हुआ है। तो मंच पर आसीन हमारे सभी आदरणीय बंधुवृंद और मंच के नीचे भी बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय बंधु और प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय शिक्षा और विश्व कल्याण, इस पर थोड़ी चर्चा करनी है। और ये बात मूलतः क्योंकि आज मुझे एक और पैनल डिस्कशन में शामिल होना है और कल भी एक वक्तृता रखनी है, तो ये बात मैं बच्चों के लिए ही कर देता हूं और यहां बड़ों के लिए संकेत दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों से जब मैं कहीं भी किसी एयरपोर्ट पर या कहीं भी पुस्तक की दुकान जाता हूं और देखता हूं बुक फॉर चिल्ड्रन, तो पहले मैं वहां से हट जाता था कि मैं अब चिल्ड्रन नहीं रहा, चाइल्ड नहीं रहा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जो सबसे सारगर्भित शिक्षा हम जीवन भर में पाते हैं वो 7, 8, 9 वर्ष के होते होते तक मुझे दे दिया जाता है। उस समय दिया जाता है जब उसका अर्थ नहीं समझते, और फिर उन्हीं विद्याओं को जो मुझे दे दिया गया 8, 9, 10 वर्ष तक में, उन्हीं विद्याओं को फिर से मेरे विचार से भारत में यह कंपलसरी करना चाहिए कि 40 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम 1 महीना के लिए कोई काम नहीं है आपका। हर सिटीजन के लिए आपको सिर्फ उन्हीं बातों पर गौर करना है जो आपको 4वीं, 5वीं, 6वीं कक्षा में पढ़ा दी गई थी। इसीलिए बात तो विद्यार्थियों की होगी, लेकिन हम लोगों के लिए भी संकेत होगा। पहली बात, विद्यार्थियों, जब पूरे विश्व में पहली किरण खोजी जा रही थी सिविलाइजेशन की कि मनुष्य जैसा रहे कैसे, जब संघर्ष उस चीज के लिए था, तब भारत भूमि पर अब तक की लिखी गई सबसे समृद्ध पुस्तक उपलब्ध थी। मैं उपनिषद की चर्चा कर रहा हूं। जब यहां उपनिषद उपलब्ध थी, उस समय पूरा विश्व फर्स्ट रे ऑफ सिविलाइजेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और कुछ चीज मैं जनरल नॉलेज की भी करूंगा। बच्चों, जब तुम आए इस सभागार में, तब तक तुम जानते थे कि वेद 4 होते हैं, लेकिन अब जरा ठीक से जानना, क्योंकि 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक जो नहीं जानता, एक जो थोड़ा थोड़ा जानता है, एक जो पूर्णतः जानता है। तो अब मत बोलना कि वेद 4 होते हैं। क्या बोलोगे? वेद एक है जिसके 4 हिस्से हैं, क्योंकि एक वेद इतना भारी हो गया था कि वेद व्यास को लगा कि एक विद्यार्थी को देंगे तो सिलेबस भारी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पैल नाम के शिष्य को ऋग्वेद का हिस्सा दिया और वैशंपायन नाम के शिष्य को उन्होंने यजुर्वेद का हिस्सा दिया और जैमिनी को सामवेद का हिस्सा पढ़ाया और सुमंतु को अथर्ववेद का हिस्सा पढ़ाया। इसीलिए टेक्निकल नॉलेज के लिए कह रहा हूं। बाकी कोई कह दे कि वेद 4 होते हैं तो लड़ने मत लग जाना, कह रहे मैं तो अभी सीख के आया हूं कि वेद 1 होता है, इसके 4 हिस्से होते हैं। लेकिन वेद 1 है, उसके 4 हिस्से हैं। ऐसा कहना ज्यादा उचित है बजाय ये कहने की कि वेद 4 है। दूसरा, मेरी समझ से कोई पूछे आपको उपनिषद सुना है, कितने उपनिषद हैं, तो उसका उत्तर दे देना 194, क्योंकि ये मैं 35-40 वर्ष से खरीदते इस संख्या पे पहुंचा हूं। कोई 195वां बता दें तो मैं बहुत ही धन्यभागी होऊंगा कि हाँ, ये 195वां वेद ये है, क्योंकि 194 के मेरे पास अपनी होम लाइब्रेरी में उसका स्टॉक है, लिस्ट है। तो कितने उपनिषद हैं? 194। और उसमें कहते हैं कि 11 मुख्य उपनिषद हैं। मैं इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करता कि भारत की 11 मुख्य उपनिषद हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि चूंकि उन 11 चुने हुए उपनिषदों की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने भी की, इसलिए शंकराचार्य के सम्मान को रखते हुए हम कहते हैं कि जब इतने में से उन्होंने 11 चुना तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, इसीलिए 11 को मुख्य कह दिया। लेकिन जो 11 के इतर और भी उपनिषद हैं, बहुत एक से एक हैं। सर्वसार उपनिषद या आपको ब्रह्म बिंदु उपनिषद या फिर आपको नारद परिव्राजक उपनिषद बहुत कम सुने जाते हैं। आत्म पूजा उपनिषद
बहुत अच्छे अच्छे उपनिषद हैं। तो ये सब थोड़ी जनरल नॉलेज की बात हुई। अब सुनिए कि भारतीय शिक्षा से विश्व को क्या सीखना है। बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि भारत वैज्ञानिक है। जब तारों सितारों की खोज नहीं हुई थी, और ये तो 200 साल पहले कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में आकाश के कई कई हिस्सों में टेलीस्कोप को एकदम फोकस कर करके कि भाई ये टीम जो साइंटिस्ट की होगी वो आकाश का यही हिस्सा देखेगी, तारों सितारों को देखेगी, इसी हिस्से को सिर्फ देखती रहेगी। तो चिली या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, जहां से दक्षिण गोलार्ध के तारे दिखते हैं, और ये बात जानिएगा आप कि जो तारे न्यूजीलैंड में दिखते हैं वो भारत में कभी दिख ही नहीं सकते, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत से तारे ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दिख ही नहीं सकते। जैसे कि साउथ अफ्रीका से कभी भी ध्रुव तारा देखा ही नहीं जा सकता। ये सब अब हुआ है 200 साल पहले। और हमारे यहां वारामिहिर जो कायथा नाम के ग्राम में पैदा हुए थे, जो 25 किलोमीटर पूरब की ओर है उज्जैन से, वहां उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों ने आकाश को देखते 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 और अंतरिक्ष में किस प्रकार से मूवमेंट होती है, कौन सा 12 राशियों में कौन सा कब उगता है, पूरी खगोल विद्या का अध्ययन कर डाला। और खगोल विद्या से ही फिर पैदा होता है आगे सामुद्रिक शास्त्र और जिसको आप कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे यहां दृष्टि वैज्ञानिक रही है और हमारे यहां दृष्टि स्पिरिचुअल भी रही है, क्योंकि हम साथ साथ इस चीज को जानते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, यह भारत जानता है और भारत बताना भी चाहता है। और एक चीज और याद रखिएगा, चूंकि भारत में जन्म ले लिए इसलिए भारत महान है, ऐसा हम लोग को नहीं कहना चाहिए। कहीं भी आप देश में जाएं, विदेश में जाएं, कोई आपको कह सकता है भारत में जन्म ले लिए, भारत को महान कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत में चूंकि मैंने जन्म ले लिया इसलिए महान है, ऐसा नहीं है। भारत महान है ही क्योंकि भारत वैश्विक समझ की एक, समझिए, कस्टोडियन है। जैसे कहते हैं ना, हम धरोहर कहीं रख आते हैं, तो विश्व के विवेक बुद्धि की धरोहर विश्व के ही एक हिस्से में रखी हुई है जिसका नाम भारत भूमि है, और इसके प्रमाण भी बहुत से दिए जा सकते हैं। तो हमारे यहां जीवन का उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, दोनों शब्दता है। देखिए, तुलसीदास ने लिखा था कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। राम नाम का मणि जीभ पर रखने से अंदर भी उजियाला यानी आत्मनो मोक्षार्थ और बाहर भी उजियाला जगत हिताय। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इन दोनों के लिए भारत ने दृष्टिकोण दिए। पूरी दुनिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है। एक मिनट सर, पूरी दुनिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है। भारत देश ऐसा है जो प्रारंभ से ही कहता रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक क्वालिटेटिव डायरेक्शन है, गुणात्मक है। हम सिर्फ परिमाण में न जिए, हम गुणों में भी जिए। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। और भारत भूमि ने सिखाया कि कोई एक व्यक्ति शांति में रह सके या एक आत्मा शांति में रह सके, इसलिए संपूर्ण जितना भी विस्तार है सब शांत हो। इसीलिए कहा पृथ्वी शांति आपः शांति अंतरिक्ष शांति। पृथ्वी पर शांति हो ताकि थलचर, और आपः शांति हो, पूरा आपः शांति हो, पूरे जलचर शांति में हो, ताकि एक व्यक्ति या एक आत्मा शांति में रह सके, और अंतरिक्ष शांति। क्योंकि अभी हम कह रहे थे, हमारे दोनों सुधी वक्ताओं ने, हमारे भाइयों ने कहा कि यहां सब चीज मिला हुआ है, अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब एक ही का विस्तार है। इसलिए भगवत गीता में कम से कम 7-8 जगह कृष्ण ने चिताया कि जो ऐसा देखता है वही देखता है। यह पश्यति सब पश्यति। उन्होंने कहा कि जो अपने को दूसरों के जैसा, दूसरों का ही हिस्सा देखता है, दूसरों को अपना ही हिस्सा देखता है, वही देखता है। इसलिए आंख का कोई सबसे बड़ा डॉक्टर हुआ दुनिया में तो वो कृष्ण हुए। वो कहते हैं यह पश्यति सब पश्यति, जो ऐसा नहीं देखता है उसको दृष्टि दोष है। और भारत ने बहुपनिषद में लिखा वसुधैव कुटुंबकम, और इसके बारे में काफी चर्चा होती है, क्योंकि समय कम है, मैं अपना स्थान भी लेना चाहता हूं। अंत में, विद्यार्थियों, तुम्हें जीना किस चीज के लिए चाहिए आगे भी, और खास करके विद्यार्थी जीवन में, तो मैंने 4 चीज यहां लिखा है। कौशल, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, कोई भी स्किल हो,
वो कम्युनिकेशन स्किल हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हो, टीम बिल्डिंग स्किल हो, इस स्किल को बढ़ाइए। दूसरा, मूल्य, मानवीय मूल्य के साथ जिए, और बहुत से मूल्य आपको ऐसे बना के रखना चाहिए जिसे कोई समझौता नहीं, यद्यपि जिंदगी में लाख घाटा हो जाए, क्योंकि जिस घाटे को तुम घाटा समझते हो सकता है वो घाटा ना हो, और जिस लाभ को तुम लाभ समझते हो सकता है वो लाभ ना हो। इसलिए मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं। तीसरी बात, तकनीक के साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम उसमें न पिछड़ें और तकनीक को भी जानें, लेकिन याद रखें तकनीक का इस्तेमाल करते समय आप उसके मालिक हो, न कि वो आपका मालिक बन जाए। आप मोबाइल देखें, न कि मोबाइल आपको देखता रहे। आप टीवी देखें, न कि टीवी आपको देखता रहे कि देखो देखो इसको कोई काम नहीं जिंदगी में, खाली हमको देखता रहता है। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल भी सीखें। और अंतिम बात कि इस जगत में हम लोगों का जन्म दो कारणों के लिए ही हुआ है, ऐसा प्रमाण उपनिषद भी देते हैं और गीता भी। पहला तो सर्वभूत हिते रताः, जो गीता कहती है कि सभी जीवों के कल्याण के लिए हम जिए, और दूसरी बात उपनिषद कहता है कि इस जीवन में आने के बाद यदि आत्म परिचय नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ये भान नहीं हुआ कि आखिर हम हैं कौन, आए क्यों, क्या हमारा उद्देश्य था, अगर इसका भान नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ ही चला गया। इसलिए आत्म परिचय और सभी भूतों का कल्याण ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और भारतीय शिक्षा देती है। बहुत धन्यवाद।